4 जनवरी 1990 को कश्मीर के एक लोकल उर्दू अखबार आफताब में एक इश्तिहार छपता है जिसमें धमकी भरे लफ्ज़ों में ये कहा जाता है कि कश्मीरी पंडित जल्दी से जल्दी घाटी छोड़कर यहाँ से चले जाएं, इसी में उनकी भलाई है। जो कश्मीरी पंडित सालों से घाटी में रहते आ रहे थे उन्हें कश्मीर छोड़ने की धमकी दी जा रही थी। और ये कौन लोग थे जिन्होंने अखबार में इश्तिहार छपवाकर कश्मीरी पंडितों को धमकी दी थी? क्या हुआ था 1990 के दौरान कश्मीरी पंडितों के साथ? उनके साथ जेनोसाइड की घटना क्यों घटी थी और कौन से लोग इसके लिए जिम्मेवार थे? तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को विस्तार से समझेंगे। तो किसी भी घटना को समझने के लिए हमें उसकी शुरुआत को समझना चाहिए और यहाँ शुरुआत को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा साल 1982 में। तो 1982 में कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला का निधन होता है और उनकी मौत के बाद उनकी विरासत उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला को सौंपी जाती है और वे मुख्यमंत्री बनते हैं। लगभग 1 साल तक वो मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद 1983 में फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव आ जाता है। 1983 के इस विधानसभा चुनाव में मेजर 2 पार्टियां थी। एक तरफ शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसे अब फारूक अब्दुल्ला लीड कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1983 के इस विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अकेले बहुमत मिल जाता है और फारूक अब्दुल्ला अब 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला की यह सरकार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। इस सरकार को बीते हुए अभी मात्र 8 महीने ही हुए थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बगावत शुरू हो जाती है और ये बगावत करने वाला कोई और नहीं था बल्कि शेख अब्दुल्ला के दामाद और तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के जीजा गुलाम मोहम्मद शाह थे। गुलाम मोहम्मद शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों को तोड़कर कांग्रेस से हाथ मिला लिया। इस तरीके से गुलाम मोहम्मद शाह खुद मुख्यमंत्री बन बैठे और कांग्रेस उनको समर्थन दे रही थी। लेकिन ये कहानी का एक भाग हुआ। असली कहानी शुरू होती है अब। भाई, जनता ने तो फारूक साहब को वोट दिया था और मुख्यमंत्री बन बैठे खुद गुलाम मोहम्मद शाह। इस कारण पूरे घाटी में मोहम्मद शाह के खिलाफ प्रदर्शन होने लग गए। उनके खिलाफ पूरे कश्मीर में माहौल बनने लगा। इस हालात में गुलाम मोहम्मद शाह ने अपनी सरकार बचाए रखने के लिए वही किया जो एक पॉलिटिशियन से एक्सपेक्टेड होता है, फूट डालो और राज करो। कश्मीर के एक ग्रुप ऑफ पीपल को खुश करने के लिए उनके कार्यकर्ता और उन्होंने खुद कभी कभार प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिया। इस्लाम के नाम पर लोगों को एक होने की सलाह दी जाने लग गई। कश्मीर को गुलाम मुस्तफ़ा यानी इस्लामी राष्ट्र बनाने का ख्वाब कश्मीर के लोगों को दिखाया जाने लग गया। इन सभी कारणों से जो कश्मीर में फैनेटिक मुस्लिम्स थे वो गुलाम मोहम्मद शाह के समर्थन में आ गए। लेकिन दूसरी तरफ ये फैनेटिक्स जगह जगह पर कश्मीरी पंडितों के साथ वायलेंस करने लग गए। कई जगह दंगे भड़के। इन सब का शिकार बेचारे कश्मीरी पंडित होते थे जिनकी कोई गलती ही नहीं होती थी। ये कश्मीरी पंडितों के खिलाफ कश्मीर में हिंसा की शुरुआत थी। इन दंगाइयों को रोकने के बजाय गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार इनका पूरा समर्थन कर रही थी, जिससे कश्मीर में मास लेवल पर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा भड़कना शुरू हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सभी हिंसा के पीछे केवल गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार और वे खुद जिम्मेवार थे। उस दौरान कश्मीर और भारत से बाहर कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जो बहुत हद तक कश्मीर में एक्सट्रीमिज्म फैलाने के लिए जिम्मेवार थी। सो हम यहाँ समझेंगे कि जब कश्मीर में ये सब चल रहा था तो दुनिया में क्या चल रहा था, दुनिया भर में कौन सी घटनाएं घट रही थी। तो इसे समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा अफ़गानिस्तान। तो भैया, अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया हुआ था और सोवियत यूनियन के खिलाफ वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स थे, अफ़गानिस्तान के जो लोकल आदिवासी थे, उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद छेड़ रखा था और इस जिहाद का बढ़ चढ़कर समर्थन कर रहा था पाकिस्तान। चूँकि ये ट्राइबल्स
सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे, इसीलिए इन ट्राइबल्स को अमेरिका बढ़ चढ़कर पैसों और हथियार से मदद कर रहा था। अमेरिका इन पैसों और हथियारों को पाकिस्तान को देता था और पाकिस्तान इन पैसों को उन ट्राइबल्स को देता था। ये था अमेरिका का रोल। अब आते हैं मुस्लिम देशों के रोल पर। चूंकि मामला जिहाद का था, धार्मिक था, तो गल्फ के देश भी पैसों और हथियार से इन ट्राइबल्स को मदद कर रहे थे। ये देश पैसे और हथियार पाकिस्तान को देते और पाकिस्तान इन पैसों को तालिबान को देता। इस तरीके से पाकिस्तान के पास खूब पैसे आ गए। लेकिन पाकिस्तान ने जिहाद का जो ये कॉन्सेप्ट है केवल अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं किया, बल्कि कश्मीर में भी किया। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने कश्मीर के युवाओं को आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। हर आधुनिक हथियार उन्हें दिए गए और जो ये ट्रेंड आतंकवादी होते थे ये बाद में कश्मीर पहुंचते थे और कश्मीर में जमकर कत्लेआम मचाते। और इन सब का शिकार केवल एक धर्म विशेष हो रहा था, वो था कश्मीरी पंडित वर्ग। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा की घटना लगातार बढ़ती जा रही थी और गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार इन हिंसा को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठा ही नहीं रही थी। आखिरकार कांग्रेस को अक्ल आई। कांग्रेस ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार से समर्थन वापस लिया और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। कश्मीर में हालत बिगड़ता चला जा रहा था और देश की भी राजनीतिक सेहत सही नहीं थी, या यूं कहें आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उनके ही अंगरक्षकों के द्वारा हत्या कर दिया गया था। उनके मौत के बाद पूरे देश में सिखों के खिलाफ दंगे भड़क उठे थे। इंदिरा गांधी के मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी राजीव गांधी हुए और राजनीतिक अज्ञातवास में बैठे फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी जो थे वो बहुत ही करीबी दोस्त थे। दोनों ने यह निश्चय किया कि आने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को वो साथ मिलकर लड़ेंगे। दोनों बीते कल को बस भूल जाना चाहते थे। 1987 में कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाला था। इस चुनाव ने कश्मीर की पूरी तबीयत ही बदल दी। 1987 का यह चुनाव कश्मीर तो क्या, पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। इस चुनाव में एक तरफ तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ था मैदान में, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ये संगठन नई बनी हुई थी और ये उन सभी फैनेटिक मुस्लिम्स का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन था जो गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार के दौरान पनपे थे, उनकी छूट और प्रश्रय का नतीजा थे। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट उन चरमपंथियों की बनाई गई पार्टी थी जो कश्मीर को इस्लामी राज्य या यूँ कहें भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र मुल्क बनाना चाहते थे। इस संगठन के कई नेता आगे जाकर बड़े आतंकवादी बने। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को कश्मीर की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा था और ये पूरी तरीके से तय हो चुका था कि मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट आसानी से कश्मीर में सरकार बना लेगी। केंद्र सरकार को ये डर था कि यदि मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट सरकार बनाने में कामयाब हो जाए तो कश्मीर को भारत से जोड़े रखना मुश्किल हो जाएगा। इस चुनाव में केंद्र सरकार के द्वारा जमकर धांधली की गई। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की अथाह पॉपुलरिटी के बावजूद चुनावी परिणाम में उन्हें सिर्फ 4 सीटें ही नसीब हुई। चुनाव में धांधली की बात करते हुए यूनाइटेड फ्रंट सड़कों पर उतर आया, फिर से दंगे भड़क उठे और कश्मीर के गली गली में हिंदुओं और भारत के खिलाफ नारे लगने लग गए। सुरक्षा कर्मियों पे पथराव शुरू हो गया और फिर एक बार सॉफ्ट टारगेट कश्मीरी पंडितों को बनाया गया। कश्मीर की गली गली में गुलामे मुस्तफ़ा और हिंदू काफिर के नारे बुलंद किए जाने लग गए थे। कश्मीर इस दौरान तेजी से इन चरमपंथियों वाली मानसिकता में जकड़ता चला जा रहा था। ये लोग सिर्फ कश्मीरी पंडितों को ही अपना टारगेट नहीं बना रहे थे, बल्कि ये उन सभी कश्मीरी मुसलमानों को भी अपना टारगेट बना रहे थे जो भारत में रहकर शांति और सौहार्द की बातें करते थे। इसी दौरान कश्मीर में एक और ऐतिहासिक घटना घटी। दिसंबर 89 की यह घटना कश्मीर के इतिहास के साथ ही भारत के इतिहास में भी अमर हो गया।
हुआ यूं कि उस समय देश के प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह और देश के गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। अचानक एक दिन आतंकवादी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद को अगवा कर लिया। रुबिया को छोड़ने के बदले आतंकवादियों ने यह मांग रखी कि 5 खुखार आतंकवादी जो उस समय भारत की सेना के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे उन्हें छोड़ा जाए। भारत की सरकार आतंकवादियों की यह मांग मान लेती है। 5 आतंकवादियों को रिहा करने के साथ ही रुबिया सईद को आतंकवादियों के कब्जे से छुड़ा लिया जाता है। और इस घटना के बाद इन चरमपंथियों के हौसले एज यूजुअल कई गुना बढ़ गए। कश्मीरी पंडितों पर हमले भी कई गुना बढ़ गए। कई कश्मीरी पंडितों के घरों को आग के हवाले किया जाने लग गया। कई मशहूर कश्मीरी पंडितों की हत्याएं शुरू हो गई। कश्मीर की मस्जिदों से कश्मीरी पंडितों को मारने का ऐलान किया जाने लग गया। 19 जनवरी 1990 की वह रात कश्मीरी पंडितों के लिए कयामत की रात साबित हुई। उस रात बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों के साथ हिंसा हुई। उनके घरों को जलाया गया, उनकी महिलाओं को अगवा कर उनका बलात्कार किया गया और आखिरकार 20 जनवरी को कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा जत्था कश्मीर छोड़ जम्मू के शरणार्थी शिविरों में भागने को मजबूर हुआ। जो पहले इन घरों में रहा करते थे वो अचानक इन टेंट्स में रहने को मजबूर हो गए। जनवरी से अप्रैल मई के महीने तक यह पलायन जारी रहा। 2004 और उसके बाद भी कश्मीरी पंडितों के साथ हिंसा जारी रही। एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 1 से 3 लाख कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ना पड़ा। इस दौरान 700 से 800 कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई। यह कश्मीरी पंडित आज भी अपने घरों को लौटने की राह देखते हैं।